तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान इकाई प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, और जिसमें सबसे पहला जो हेडिंग है वो है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसको हम सुनेंगे। प्रकाश देखिए, यहाँ पर अगर डिफिनेशन को अगर देखा जाए तो जिसका डिफिनेशन ये बता रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये तो साइंस के शब्दों में हो गया, लेकिन अगर व्यवहारिक शब्दों में सुना जाए तो ये होगा कि प्रकाश एक वह कारक है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। हमने क्या कहा कि वस्तुएं हमें तभी दिखाई देंगी जब प्रकाश होगा। अब जैसे अगर किसी अंधेरे कमरे में हम पहुंच जाए तो अंधेरे कमरे में पहुंचने के बाद क्या देखेंगे कि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर अंधेरे कमरे में उन्हें हम क्या करें, प्रकाश करें, कोई बल्ब, लैंप, मोमबत्ती कुछ भी जलाएं, तो वे सभी वस्तुएं हमें दिखाई दे लगती हैं जिन वस्तुओं पर वह प्रकाश आपतित होता है, और वे रूम में रखे हुए वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं जिन पर प्रकाश किरणें नहीं पड़ती। तो इससे पता चल रहा है कि प्रकाश ही वह कारक होता है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। अर्थात हम बल्ब जलाएं या टार्च से लैंप कुछ भी, तो सबसे पहले प्रकाश उन वस्तुओं पर पड़ता है, फिर वस्तुओं पर प्रकाश टकरा करके परावर्तित होकर दोबारा चारों तरफ फैलता है और वो हमारी आंखों पर भी पड़ता है, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो यही रीजन होता है कि जब हम अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं तो अंधेरे कमरे में रखी वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे हम वहाँ कमरे को उजाला करते हैं तो तुरंत कमरे में स्थित वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। लेकिन कौन सी वस्तुएं जिन पर प्रकाश आता है, ये क्यों? इसका और दूसरा डिफिनेशन है कि प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहते हैं। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं क्योंकि इसका एक लक्षण होता है, आप लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे सोलर ऊर्जा जो होता है, सोलर प्लेट जो होता है वो क्या होता है, ऊपर रख देते हैं और सूर्य की किरणों से पड़ती है, फिर उसका उपयोग हम बैटरी को चार्ज करने में, फिर उससे बैटरी ऊर्जा को जब हम अन्य चीजों को चलाने में करते हैं, तो उस गुण के आधार पर प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पर एक और शब्द लिखा है प्रकाश के बारे में कि प्रकाश का निर्वात में चार्ज 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका क्या है, जैसे सूर्य और पृथ्वी को, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी है, फिर भी सूर्य से प्रकाश चल करके पृथ्वी तक आ रहा है, या हम किसी टार्च को जलाते हैं या बल्ब को जलाते हैं, तुरंत प्रकाश दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब उसमें अपना कुछ वेग होगा, वेलोसिटी होगा, चार्ज होगा। तो अध्ययन के दौरान ये पता चला कि जो प्रकाश किरणें वो निर्वात में किस स्पीड से चलती हैं, वो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाहे वो सूर्य का हो, चाहे किसी बल्ब का हो, लैंप का, किसी भी स्रोत से अगर प्रकाश निकल रही है तो निर्वात के लिए उसका चार्ज होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन जब माध्यम चेंज होगा तो माध्यम चेंज होने से ये चार्ज बदल जाता है, क्योंकि जो बताया गया कि प्रकाश का निर्वात में चार्ज 3 × 10⁸। अच्छा, निर्वात का मतलब वायु से, निर्वात का मतलब वायु प्रकाश की चार्ज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर माध्यम चेंज करते हैं, माध्यम में जैसे जल, कांच, कोई अन्य द्रव, अगर इनमें से होकर प्रकाश जा रहा है तो क्या होगा, उसका चार्ज बदल जाएगा, वो चार्ज इतना नहीं हो जाएगा। फिर हम यहाँ लिखा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ह्रास 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3900 एंगस्ट्रॉम। तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होती है, आप लोग 9वीं कक्षा में तरंगदैर्घ्य पढ़े होंगे, तो वो तरंगदैर्घ्य यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर 7800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम का क्या था, वो सिंपल सा है। आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा, तो इंद्रधनुष जो होता है उसमें 7 रंगें होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर होता है लाल रंग और सबसे नीचे होता है बैगनी। तो ये जो लिखा गया 7800 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, तो सबसे ऊपर लाल होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य हो गया 7800 एंगस्ट्रॉम और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य हो गया 3900 एंगस्ट्रॉम। बाकी अन्य जो रंग की किरणें होती हैं उनका तरंगदैर्घ्य इसी के बीच में होता है। तो ये तरंगदैर्घ्य हो गया 7 रंगों का जो होता है, इसी के अंतर्गत आ जाता है। और प्रकाश में आपने देखा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम है। ऐसा क्यों? ठीक है, आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं या पढ़े होंगे कि जो लाल रंग होता है वो खतरे के निशान के रूप में प्रयोग किया जाता है।
या आप लोग देखोगे जो वाहन गाड़ियां होती हैं उसमें लाल रंग का त्रिभुज के आकार का लगा होता है, या पट्टियां लगी होती हैं, या ट्रैफिक में देखेंगे तो लाल रंग का प्रयोग होता है। क्यों होता है? या आप सुने होंगे कि अगर रेलगाड़ी आ रही है और कहीं आपातकालीन स्थिति में रेलगाड़ी को रोकना है तो लाल झंडी दिखाना चाहिए, जिसको कहते हैं खतरे का निशान लाल होता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग की जो किरणें होती है वो दूर से दिखाई देती है, दूर से दिखाई देती है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि लाल रंग का जो परिकिरण होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है और उसका तरंग अधिक होता है। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के लिए या किसी अन्य संकेतक के रूप में किया जाता है, जबकि बैगनी रंग का प्रयोग इन सब चीजों में नहीं हो पाता क्योंकि इसका परिकिरण यानी बैगनी रंग के किरणों का परिकिरण बहुत अधिक होता है। तो ये है। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने क्यों लिखा है और जो बता रहे हैं आप ऐसे व्यवहार में जानिए कि प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। फिर आगे देखिए, अगला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी हमने कुछ समय पहले बात बताया कि जब हम अंधेरे कमरे में पहुंचते हैं तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हम बल्ब जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, तो रूम में या कमरे में वे सही वस्तु दिखाई देती हैं जिन पर प्रकाश पड़ता है। अब प्रकाश के पड़ने से वस्तु में कैसे दिखाई देती है? देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु रखा हुआ है और अंधेरे कमरे में हम हैं तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही हमने बल्ब जलाया तो उससे प्रकाश निकल करके इस वस्तु पर पड़ा और वस्तु के सही पर तो पड़ रहा है जो उसके बाद में। अब ये प्रकाश की किरणें क्या होती है? इस वस्तु से टकरा करके चारों तरफ फैल जाती है। अब ये वे किरणें जो इस वस्तु पर आ रही है उनको बोलते हैं आप, और वस्तु से टकरा कर जो वापस लौट रही है उनको कहा जाता है परावर्तित। ये परावर्तित किरणें ही हमारी आंखों पर पड़ती हैं जिसके कारण हमें वह वस्तु दिखाई देता है। अच्छा, एक बात और है, प्रकाश की किरणें हमको हमेशा सीधे आती हुई दिखाई देती है, उसका स्रोत कहीं भी हो सकता नहीं है, बस अगर हमको दिखाई दे रहा है तो सीधे एक ही दिशा से आता हुआ दिखाई देगा, घूम करके आता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा और उससे टकरा करके चारों तरफ फैल जाएगा। तो आने वाली किरण को बोला जाता है आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित। तो परावर्तित किरण ही हमारी आंखों पर पहुंचती है जिसके कारण वस्तु हमें दिखाई देती है, और जिन वस्तुओं पर प्रकाश नहीं पड़ता है वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से क्या होता है? परावर्तन ही है। अब जैसे मान लीजिए दर्पण लगा हुआ है और अंधेरे कमरा अंधेरा है और आप उसमें सोच रहे हो कि अपना जा करके चेहरा देखें, प्यारा सा चेहरा है कि कैसा लग रहा है हमारा, तो आप देखेंगे कि अंधेरे कमरे में ग्लास लगा हुआ, दर्पण लगा हुआ, आप जहाँ के सामने खड़े हो गए, पता चला आपको अपना चेहरा ही दिखाई दे रहा है। तो कहाँ से दिखाई देगा? क्योंकि प्रकाश है ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप बल्ब जलाते हैं तो आपको अपना इमेज दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब आप बल्ब जलाए तो प्रकाश की किरणें आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर पड़ी, फिर परावर्तित के दर्पण पर पड़ी और दर्पण से परावर्तित होकर चारों तरफ गई और वो आपकी आंखों पर भी आ रही है, जिसकी वजह से आपको अपना प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है। लेकिन जब वही दर्पण अंधेरे कमरे में था तो आपको नहीं दिखाई देता। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देता है जब प्रकाश की उपस्थिति होती है, और वह किस घटना पर? प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही वस्तु हमें दिखाई देती है। ये घटना होती है प्रकाश की। तो प्रकाश का परावर्तन अगर देखा जाए तो डेफिनेशन है कि जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार तल पर, चिकने समतल पालिशदार तल पर, यहाँ समतल भी लिख सकते हैं आप, चिकने पालिशदार या समतल तल पर, चलिए ठीक है, चिकने पालिशदार या समतल तल पर आपतित होती है या गिरती है। आपतित होने का मतलब गिरना होता है। तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन है। अब इसको अब जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी चमकीला है, तो कहीं ना कहीं आप भी क्लासरूम में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि कहीं बोर्ड का कोई किनारा, कोई भाग चमकता हुआ दिखाई देता है। तो चमकता हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब क्या है कि उस जगह पर प्रकाश पड़ रहा है और प्रकाश भी वहां से लौट रहा है। लेकिन एक बात और याद रखिए, अगर हमने कहा कि जो चमक रहा है वहीं से परावर्तित हो रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि बोर्ड का जो अन्य भाग चमक रहा है वहां पर प्रकाश नहीं पड़ रहा, वहां भी प्रकाश पड़ रहा है, वहां से भी परावर्तन हो रहा है। लेकिन क्या है कि जो
जो भाग आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां से अधिकतर जो परावर्तित किरणें आ रही हैं वो डायरेक्ट आपके आंखों पर पड़ रही है, इसीलिए वह भाग आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक कारण और सुन लीजिए, यहाँ पर लिखा गया कि जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार तल पर आपतित होता है तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि प्रकाश हमेशा चिकने पालिशदार तल पर ही आपतित होगा, ये कोई कंडीशन नहीं है। यानी परावर्तन होने के लिए पालिशदार तल ही हो, परावर्तन चाहे वो चिकना तल हो चाहे खुरदुरा तल हो, सभी तलों से होता है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अंतर क्या होता है, अगर चिकना तल है तो परावर्तन अधिक होगा और अगर खुरदुरा तल है तो उसमें परावर्तन कम होता है, थोड़ा सा अवशोषण हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, जैसे मान लीजिए रूम है, कमरा है और नया मकान बना हुआ है, उसमें पेंटिंग वगैरह नहीं हुआ है, पॉलिश पेंटिंग नहीं हुआ है और उसमें आप बल्ब जलाएंगे तो उतना अधिक उजाला नहीं मिलेगा। लेकिन उसी रूम को जब पेंटिंग कर दिया जाता है और फिर बल्ब जलाया जाता है तो दीवारें चमकदार हो जाती हैं, चिकनी हो जाती है, तो परावर्तन के कारण वही रूम जो उतना उजाला नहीं हो पा रहा था अब वह अधिक उजाला देता है। तो अच्छा एक बात और है कि हमने कहा कि सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण, तो अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि सभी वस्तुएं तो चिकनी नहीं हो सकती, पालिशदार नहीं हो सकती, खुरदुरा नहीं हो सकती हैं, तो प्रकाश का परावर्तन होने के लिए चिकना तल होना आवश्यक नहीं है। लेकिन ये फिक्स है कि जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, जिसमें आपने लिखा आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों संतत तल के एक ही बिंदु पर, वो जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं आपतन, उसमें लिखा नहीं लेकिन ऐसे लिख सकते हैं आप कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों समतल तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते। अब इसका एक चित्र बनाना बताऊंगा आपको। फिर अगला नियम क्या है, आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। अब ये जो घटना आप देख रहे हो, दो नियम आप जो देख रहे हैं, ये दो नियम कैसे हो रहा है इसको हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पर फिगर है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना रहा हूं, देखिए ये हमने लिया एक तल और इसके पीछे लगा हुआ है टेंट। आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि जो दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, प्यारा सा चेहरा देखते हैं, तो उस दर्पण में आप टूटे हुए दर्पण में आप कहीं न कहीं देखे होंगे या तो हरे रंग का पेंट लगा होता है या तो लाल भूरे रंग का पेंट होता है। वो किस चीज का पेंट होता है उसका उत्तर आपको दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी इधर देखिए, तो ये पेंट लगा होता है, पेंट दो होता है, मैं भी बताऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल आप सोचिए भी। ये हो गया एक चिकना तल, इसको हमने एक कांच के रूप में ले लिया और पीछे हमने पेंट लगा दिया, तो ऊपर का जो तल है वो चिकना हो गया। अब इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, आपतित माने गिरना, इस पर एक प्रकाश की किरण आ रही है। अब जब इस पर टकराई तो टकरा करके इसी माध्यम में चली गई। अब यह माध्यम का मतलब जब ये हमने चिकना तल लिया या दर्पण, मानो कि दर्पण हमने ले लिया, अपारदर्शी दर्पण है, तो प्रकाश आपतित हुआ और टकरा करके जा रहा है। तो आपतित कहां से आ रहा है, वायु में से। कहां से आ रहा है, वायु में से, और ये वायु में से आ रहा है, दर्पण पर पड़ा और टकरा कर वायु में ही चला गया। इसीलिए कहा गया कि प्रकाश की किरण जब इस चिकने पालिशदार तल पर आपतित होती है तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो उसी माध्यम का अर्थ है कि वायु में से आ रहा था, वायु में चला गया। तो ये जो किरण आ रहा है इसको बोला जाता है आपतित किरण, और ये टकराने के पश्चात जो जा रहा है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। ये कहा जाता है परावर्तित किरण कहा जाता है, और जो किरण आ रही है उसे कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण ये कहा जाता है। अब हमें यहाँ ये जानना होता है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है, दोनों का जो विस्थापन या कोण है वो समान है या अलग अलग है। तो इसके लिए एक नॉर्मल खींच लेते हैं। नॉर्मल का तात्पर्य है अभिलंब, इस रेखा को बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब। और यह हो गया चिकना समतल तल जिसका नाम दे दीजिए M1 M2, और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर गिर रही है
उस बिंदु का नाम O दे दीजिए और इसका नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसका नाम है, आपतन बिंदु। अब देखिए इसका नाम देखो, AO आपतित किरण हो गया, OB परावर्तित किरण हो गया, LO अभिलंब हो गया। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे आपतन कोण I कहा जाता है। आपतन कोण को I से दर्शाते हैं और ये हो गया परावर्तन कोण जिसको R से दर्शाते हैं। तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो गया। यही दोनों कोण की चर्चा यहाँ पर हुई है कि आपतन कोण I एवं परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। तो ये देखा गया कि जब प्रकाश की किरणें जिस झुकाव से आ रही है, झुकाव का मतलब कोण भी होता है, मान लीजिए कि अभिलंब के साथ 45 अंश का कोण बनाते हुए प्रकाश किरण को आपतित किया गया, तो टकराने के पश्चात जो लौटेगी परावर्तित किरण, वो परावर्तित किरण भी अभिलंब से 45 अंश का ही कोण बनाएगी। तो इसी आधार पर ये दो नियम दिया गया। अच्छा, दोनों नियम आप उस फिगर में देख लीजिए कैसे। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों समतल तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब आप देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित है, जिसे आपतन बिंदु कहा। अगला नियम हमने क्या बताया कि अगर आपतित किरण 45 अंश के कोण पर आ रही है तो परावर्तित किरण 45 अंश का ही कोण बनाएगी। इसी आधार पर कहा गया कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R सदैव बराबर है। तो ये है। अच्छा, मैं एक छोटा सा घटना लूंगा, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कभी अपने खेल में टूटा हुआ दर्पण आपको मिल जाता है या घड़ी पहने रहते हैं, तो क्लास में कभी एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करते रहते हैं कि प्रकाश आ रहा है खिड़की के माध्यम से, तो आप अपने वॉच को उसके मार्ग में रखते हैं और फूंक्स मारते हैं, आता है बोर्ड पर या तो किसी बच्चे की आंख पर, या फिर आप घर पर खेलते हैं तो दर्पण लेते हैं और आप देखते हैं कि प्रकाश से पड़ रहा है, उजाला कहीं और हो रहा है। तो वही घटना है प्रकाश का परावर्तन, और समझिए वही ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा कि आप सोचिएगा कि कौन सा पेंट होता है, लेकिन पेंट हमने आपको बताया दो, या तो ये पेंट हरे रंग का होगा या तो लाल रंग का होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो पेंट होगा ना, ये जो पेंट होगा दो होता है, जिसमें से एक पेंट क्या होता है जो हरे रंग का होता है, जो हरे रंग का होता है वह होता है पारे की कलई। पारे की कलई होती है, कलई मतलब पेंट लगा देना। और दूसरा होता है जो लाल भूरे रंग का होता है, वो तो रेड ऑक्साइड, यानी लाल ऑक्साइड होता है। रेड ऑक्साइड माने लाल ऑक्साइड होता है। अगर आप दर्पण में देखेंगे, अगर हरे रंग का पेंट लगा हुआ है तो वो होता है पारे की कलई, पारे मतलब Hg इसका संकेत होता है। और रेड ऑक्साइड होगा, लाल ऑक्साइड होगा जो लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रकाश से संबंधित आप लोगों ने प्रकाश के बारे में सुना, प्रकाश के गुण है, प्रकाश के परावर्तन के नियम और परावर्तन की परिभाषा को आपने सुना। तो इतना आप नोट कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे, इसके बाद